जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजन वन क्लासेस में। जैसा कि हमने पहले पार्ट में संसाधन नाम का जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, उसका पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग देख भी चुके होंगे। और उसमें आप लोग लास्ट हमारा जो था वो संसाधन के प्रकार को बता रहे थे और उसमें से दो प्रकार हम बता दिए थे, दो आधार पे। एक था उत्पत्ति का आधार, एक था उपयोगिता का आधार। तो वो दोनों कंप्लीट हुआ था, लेकिन दो आधार बचा हुआ था हमारा और उसी दो आधार को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो वीडियो लेंदी हो जाता है। इस कारण से जो है हम एक नेक्स्ट पार्ट बनाए और इस वीडियो में हम दो आधार बताएंगे। एक आधार होगा हमारा स्वामित्व के आधार पे चार संसाधन हो जाएगा और हमारा एक विकास के आधार पे चार संसाधन हो जाएगा। उसी दोनों को हम कवर करने वाले हैं क्योंकि ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से समझाना पड़ता है। इस कारण से उस वीडियो में उसको नहीं अपलोड किए बल्कि एक नया वीडियो बनाया है। तो हमारा पार्ट 2 जो है हमारा संसाधन नामक टॉपिक का, उसमें हम लोग वो दोनों आधार कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिए क्योंकि इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट हम लोग अपलोड करते जाएंगे जिससे आपको सहूलियत मिलेगी, एग्जाम में सहायता मिलेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग दोनों आधार, एक स्वामित्व का आधार होगा और एक होगा हमारा विकास के आधार पे। तो सबसे पहले स्वामित्व के आधार पे जानेंगे हम लोग संसाधन के प्रकार को और फिर जानेंगे विकास के आधार पे। तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा स्वामित्व के आधार पे संसाधन के प्रकार को लिखा गया है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जरूर हमारा सपोर्ट करिएगा ताकि हम लोग और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देखिए नेक्स्ट जो हमारा संसाधन का प्रकार है वो क्या है, स्वामित्व के आधार पर है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उत्पत्ति के आधार पे, हम लोग पढ़ चुके हैं उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है उत्पत्ति के आधार पे। तो वो दोनों प्रकार हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं उपयोगिता के आधार पे संसाधन जो होता है उपयोगिता के आधार पे कितने प्रकार का होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार का होता है, उपयोगिता के आधार पे दो प्रकार का होता है। इसके आधार पे एक जैव और अजैव होता है, उपयोगिता के आधार पे एक होता है नवीकरण और एक होता है अनवीकरण। तो ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वामित्व के आधार पे संसाधन चार प्रकार के होते हैं। उसमें से चार में होगा एक हमारा होगा निजी संसाधन। एक कौन सा हो जाएगा, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। एक हमारा हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, एक हमारा हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो हमारा संसाधन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय। और एक हमारा संसाधन होने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये चार प्रकार के संसाधन को हम लोग समझेंगे स्वामित्व के आधार पे। यानी कि सीधा सा बात है, संसाधन पे अधिकार किसका है, अधिकार के आधार पे हम उसको बांट दिए। अधिकार या स्वामित्व किसका है, इस आधार पे हम उसको चार भागों में बांट दिए। अगर निजी व्यक्ति का अधिकार, किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार होगा उसको निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। अगर मान लीजिए पूरा समाज का, पूरा समुदाय का अधिकार होगा उसको सामुदायिक संसाधन कहेंगे। अगर कोई ऐसा संसाधन होगा जिसपे राष्ट्र का अधिकार हो, राष्ट्र का मतलब वो सरकार, उस देश का, उस देश के सरकार का अधिकार हो, सभी जनता का अधिकार हो, उसको हम राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। और एक ऐसा संसाधन होता है जिस पर एक देश का अधिकार नहीं होता है बल्कि दुनिया में जितना भी देश है, लगभग 200 के आसपास देश है, जितना भी देश है उन सभी देश का अगर अधिकार हो कोई भी संसाधन, उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। इसी चार भाग को हम लोग पढ़ने वाले थे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला भाग जो है कौन सा है, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन अभी जस्ट बताएं कि वे सभी संसाधन व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा जिस पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा कि एक व्यक्ति या तो एक परिवार। अगर कोई ऐसा संसाधन है जिस पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार होगा तो वैसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। तो वही लिखा है, वे सभी संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। दूसरा इसका हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे संसाधन पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व का मतलब होता है निजी अधिकार होता है, इस पर पूरे समाज का अधिकार नहीं होगा बल्कि निजी अधिकार होगा, एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार या स्वामित्व होता है ऐसे संसाधन पे। नेक्स्ट है कि ऐसे संसाधन पर व्यक्ति द्वारा सरकार को कर चुकाया जाता है। अगर कोई ऐसा संसाधन होगा जो कि निजी संसाधन के अंतर्गत आता होगा तो उस संसाधन के लिए कर भी चुकाया जाता है, वो भी सरकार को चुकाया जाता है। समझा गया। तो इस संसाधन के लिए कर चुकाया जाता है, ये भी दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र हित में सरकार ऐसे संसाधनों को अधिग्रहित कर सकती है। यानी कि जो भी निजी संसाधन होगा, अगर राष्ट्र का सवाल होगा, यानी कि राष्ट्र का विकास करना है, राष्ट्र के लिए कुछ कल्याण का काम करना है, तो सरकार ऐसे संसाधन को अधिग्रहित कर सकता है, यानी कि उसको ले सकता है उस निजी व्यक्ति से। उस निजी व्यक्ति को मुआवजा देगा, कुछ रकम देगा, रकम के रूप में मुआवजा देगा और मुआवजा देकर वैसे निजी संसाधन को अधिग्रहित या अपने अंडर में लिया जा सकता है सरकार के द्वारा। बस यही बोला गया है, कोई भी निजी संसाधन हो उसको लिया जा सकता है राष्ट्र हित के लिए। नेक्स्ट है क्या, व्यक्तिगत संसाधन को निजी संसाधन में कहते हैं। सीधा सा बात है, जो व्यक्तिगत संसाधन होता है उसका एक और नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निजी संसाधन। जैसे कि एग्जांपल में बोलते जमीन, मान लीजिए कोई जमीन है, भूखंड है, उस भूखंड के टुकड़े पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है तो वो निजी संसाधन हो गया। अगर वो निजी संसाधन जमीन है
और राष्ट्र हित में काम आने वाला है तो सरकार उसको अधिग्रहित कर सकता है। मान लीजिए वहां से सड़क बनाना, रेल लाइन बनाना या कुछ भी बनाना है, तो वो जमीन उस व्यक्ति से सरकार ले सकती है मुआवजा देकर। समझ आ गया? तो जमीन हो गया, घर हो गया, किसी का घर पे किसी एक व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है, बाग बगीचा हो गया, बाग बगीचा में भी किसी एक व्यक्ति या परिवार का अधिकार होती है, कार हो गया, कुआं हो गया, विभिन्न प्रकार का ऐसा ऐसा चीज होता है जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो आगे चलते हैं। तो दूसरा हमारा देखिए क्या है, दूसरा हमारा संसाधन है सामुदायिक संसाधन। दूसरा हमारा कौन सा संसाधन है? सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन किसको कहेंगे? तो वह संसाधन जिस पर किसी समुदाय या संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार नहीं होगा, बल्कि पूरे समुदाय, एक समुदाय का, ये तो पूरा संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। तो वैसे संसाधन को हम क्या बोल देंगे? सामुदायिक संसाधन बोल देंगे। सामुदायिक संसाधन का नाम से पता चल रहा है समुदाय का या समाज का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बारे में पॉइंट क्या है? ऐसे संसाधन पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। सार्वजनिक स्वामित्व का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज का स्वामित्व या अधिकार होगा ऐसे संसाधन पर, जिसको हम लोग सामुदायिक संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे क्या है? ऐसे संसाधन कल्याण और प्रगति को बढ़ावा देता है। ऐसे संसाधन किसको बढ़ावा देता है? कल्याण, यानी कि समाज का कल्याण हो, इसको बढ़ावा देता है। समाज का प्रगति हो, इसको बढ़ावा देता है ऐसे संसाधन से ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई मंदिर खोल दिए, तो मंदिर अगर बना दिया गया है कहीं, तो मंदिर अगर बना दिया है, ऐसे क्या होता है? समाज का कल्याण होता है, समाज वहां पे जाके पूजा पाठ कर सकता है और समाज जो है, समाज का प्रगति हो सकता है। मान लो कोई ऐसा स्कूल बना दिए हम लोग, कुछ अलग ऐसा पार्क बना दिए, जिससे क्या होता है? पूरे समाज उसका इस्तेमाल कर सकता है और अपने मनोरंजन का साधन ढूंढ सकता है, अपना विकास कर सकता है। तो वही बात है, इससे क्या होता है? ऐसे संसाधन कल्याण को बढ़ावा देता है और प्रगति को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वजनिक संसाधन भी कहते हैं। जिस प्रकार से व्यक्तिगत को हम लोग निजी कहते हैं, उसी प्रकार से सामुदायिक को हम क्या कह रहे हैं? सार्वजनिक संसाधन कह रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल में क्या जाएगा? जैसे पार्क हो गया, पार्क पार्क पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, सबकी वहां जाता है, मनोरंजन करता है। नेक्स्ट है तालाब हो गया। नेक्स्ट क्या है? शमशान घाट हो गया, विद्यालय हो गया, मंदिर हो गया, सामुदायिक भवन हो गया। नेक्स्ट है पुस्तकालय, चारण भूमि इत्यादि। ये सब जो अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है ये सब जितना भी एग्जाम्पल है, इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। जैसे कि पुस्तकालय में सब लोग जाके पढ़ लिख सकते हैं, और चारण भूमि में सब अपना गाय बकरी को चरा सकता है जाके। तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। नेक्स्ट हमारा राष्ट्र संसाधन, तो आगे देखते हैं राष्ट्र संसाधन। नेक्स्ट हमारा देखिए थर्ड नंबर क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन को जानेंगे। राष्ट्रीय संसाधन होता है क्या है? तो सीधा सी बात है, एक ऐसा संसाधन जो किसी देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत रहता हो। किसी भी देश का अगर राजनीतिक सीमा हो, तो उस राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो भी संसाधन होगा, वो सारा का सारा पे सरकार का अधिकार होता है और उसको राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो अब राजनीतिक सीमा क्या होता है उसको समझना पड़े, क्योंकि एक होता है किसी देश का भौगोलिक सीमा और एक होता है राजनीतिक सीमा। तो भौगोलिक सीमा कुछ और होता है और राजनीतिक सीमा कुछ और होता है। तो राजनीतिक सीमा का यहाँ पे बात किया जाता है अगर संसाधन को समझना हो। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है? किसी देश के राजनीतिक सीमा के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन। किसी भी देश हो और उस देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत अगर कोई संसाधन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब समझना है कि राजनीतिक सीमा का मतलब क्या होता है। तो देखिए हम राजनीतिक सीमा को डिफाइन किए, राजनीतिक सीमा का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि हमारा भारत का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब भारत का एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए भारत का ये जो भूमि होता है, भारत का जो नक्शा होता है, वो कुछ इसी प्रकार का होता है। लेकिन ये भारत का ये जो नक्शा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे भौगोलिक सीमा। यानी कि जो नक्शा होता है, उस नक्शा के अंतर्गत जितना भी भूमि होगा, वो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो भौगोलिक सीमा कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ तक भौगोलिक सीमा है, लेकिन इस तट से, समुद्र का जो तट वाला इलाका है, वहां से कुछ किलोमीटर तक का समुद्री इलाका जो होता है ना, वो इलाका भी जब शामिल करते हैं इस भौगोलिक सीमा में, तब वो राजनीतिक सीमा कहलाता है। तो हम लोग समझेंगे आखिर कितना इलाका को शामिल करते हैं और कौन कौन सा इलाका को। तो हम देखिए राजनीतिक सीमा के अंतर्गत 3 अलग अलग क्षेत्र रखा जाता है। पहला क्या है? भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र मतलब जो भूमि का पर्टिकुलर एरिया होता है। जैसे हमारा भारत का टोटल एरिया 32,87,000 के आसपास है, तो उतना एरिया हमारा भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा, भौगोलिक सीमा हो जाएगा वो। नेक्स्ट हमारा भौगोलिक क्षेत्र होता है क्या है? किसी देश की भूमि का कुल क्षेत्रफल, किसी भी देश का जो भूमि का टोटल क्षेत्रफल होता है, उसको हम लोग भौगोलिक क्षेत्र बोलते हैं, या तो उसकी को हम लोग भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इस राजनीतिक सीमा में क्या शामिल होगा? तो राजनीतिक सीमा में शामिल होगा राष्ट्रीय संपदा वाला क्षेत्र। राष्ट्रीय संपदा का कहने का ये मतलब है, ये जो हमारा एरिया आपको दिख रहा है, भारत का जो एरिया है, उससे कुछ किलोमीटर दूर, कुछ किलोमीटर दूर, और कितना किलोमीटर दूर? तो कुछ किलोमीटर दूर हम क्या बनाएंगे? एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे समुद्र में, एक लाइन खींच रहे, और ये जो दूरी होगा, ये जो दूरी होगा वो होगा 12 NM, 12 NM, यानी कि न्यूटिकल माइल्स होता है, जो कि समुद्र में मापने का एक पैमाना होता है, जो लगभग 1852 मीटर के आसपास होता है। अगर हम लोग देखें कि एक न्यूटिकल माइल्स कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1852 मीटर के बराबर होता है।
अगर हम इसी 12 न्यूटिकल माइल्स को चेंज करना चाहे किलोमीटर में, तो वो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर हो जाएगा अगर किलोमीटर में चेंज करना चाहे तो हमारा जो तट होता है, भारत का जो तट है या किसी भी देश का जो तट, समुद्र का जो तट होगा, उस तट से लगभग 12 एनएम या तो 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा, उसी को हम लोग राष्ट्र संपदा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्र संपदा। अब ये जो लगभग 19.2 किलोमीटर का जो समुद्री क्षेत्र है, ये समुद्री क्षेत्र भी भारत का ही होगा, और इस क्षेत्र में जो भी संसाधन होगा वो भी भारत का होगा। दोनों चीज बोल रहे हैं, एक तो ये पूरा समुद्री क्षेत्र भी भारत का होगा, और इस समुद्री क्षेत्र के नीचे, पानी के नीचे मछली हो, चाहे कोई भी खनिज हो, पेट्रोलियम हो, कुछ भी हो, वो सब का सब क्या होगा? भारत का होगा। वो क्षेत्र भी, वो समुद्री क्षेत्र भी, और वो वहां पे पाए जाने वाले संसाधन सब किसका होगा? भारत का होगा। बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी को राष्ट्र संपदा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्री तट, समुद्र का कितना इलाका, कितना किलोमीटर का इलाका राष्ट्र संपदा कहलाता है? राष्ट्र संपदा कहलाता है कितना किलोमीटर का समुद्री इलाका राष्ट्र संपदा में निहित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 19.2। इसलिए यहाँ पे यही चीज को हम लिखे हैं कि समुद्र तट से 12 एनएम या 19.2 किलोमीटर तक का जो समुद्री या महासागरीय क्षेत्र है और उसमें उपलब्ध सभी संसाधन, वो सब क्या कहलाएगा? राष्ट्र संपदा। अन्य अर्थात ये कहने का मतलब है कि इस इलाका में, इस समुद्री इलाका में अगर किसी अन्य देश का जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है ना, वो भी अगर आना चाहे ना, तो भारत के गवर्नमेंट से या भारत की नेवी से परमिशन लेके आएगा। उस क्षेत्र में वो प्रवेश भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्षेत्र भी भारत का है और उस क्षेत्र का संसाधन भी किसका है? भारत का है। तो अगर इसके अंदर किसी अन्य देश के नेवी को, किसी अन्य देश के लोग को प्रवेश करना है, तो वो सबसे पहले गवर्नमेंट से क्या लेगा? परमिशन, तभी वो प्रवेश कर सकता है इस लाइन के अंदर। अगर वो बिना परमिशन का प्रवेश करता है तो नेवी उस पर कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। तो याद रखना, ये क्षेत्र भी भारत का होगा और इस क्षेत्र में पाए जाने वाला संसाधन भी भारत का होगा। समझा गया ना? तो राष्ट्र संपदा का ये मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर जो है, जो कि राजनीतिक सीमा के अंतर्गत शामिल होता है, वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इससे थोड़ा सा ध्यान में रखना। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? तो इसी समुद्र का, यदि तट से जब 19.2 किलोमीटर ले रहे थे, 19.2 किलोमीटर ले रहे थे, तो वो राष्ट्र संपदा कहलाए। लेकिन इसी तट से जब 200 किलोमीटर लेंगे, कितना किलोमीटर लेंगे? 200 एनएम लेंगे, 200 एनएम लेंगे, यानी न्यूटिकल माइल्स, और उसको किलोमीटर में चेंज करना चाहे तो कितना हो जाएगा? 370 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि 200 न्यूटिकल माइल्स और 370 किलोमीटर। जब तट से इतना क्षेत्र लेते हैं, इतना क्षेत्र, और उस क्षेत्र में पाए जाने वाला जो भी संसाधन होगा वो भारत का होगा। वो क्षेत्र भारत का नहीं होगा, वो क्षेत्र भारत का नहीं होगा। राष्ट्र संपदा में क्या बोले थे? वो समुद्र का क्षेत्र भी भारत का है, उसमें प्रवेश करने से पहले कोई भी देश का लोग परमिशन लेगा। लेकिन ये जो 200 किलोमीटर का बात बोल रहे हैं, उसमें बस पाए जाने वाला संसाधन भारत का है, वो क्षेत्र भारत का नहीं है। अगर इस लाइन के अंदर कोई इंसान आना भी चाहेगा ना, तो आ सकता है आराम से, उस पर भारत कोई रोक नहीं लगा सकता। रोक तब लगाएगा जब वो 19.2 के अंदर आना चाहे तब। तो बस यही अंतर होता है राष्ट्र संपदा में और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में। राष्ट्र संपदा में क्षेत्र भी, समुद्री क्षेत्र भी उसी देश का होता है, लेकिन अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में बस संसाधन होता है उस देश का, क्षेत्र वो नहीं होता है, वो समुद्री क्षेत्र उस देश का नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि समुद्र तट से 200 न्यूटिकल माइल्स या 370 किलोमीटर तक समुद्री या महासागरीय क्षेत्र में उपलब्ध सभी संसाधन, ये नहीं बोले कि वो क्षेत्र भी, बस बोले उस क्षेत्र में उपलब्ध सभी संसाधन उस देश का होगा। और इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसी चीज को डिफाइन करना पड़ेगा, समझ गया ना? न्यूटिकल माइल्स में अगर देखें तो 200 हो जाएगा, किलोमीटर में अगर देखें तो 370। बस ये फर्क होता है ये दोनों में। इसमें होता है कि समुद्री क्षेत्र भी उस देश का होता है, और इसमें क्या होता है? बस संसाधन होता है, समुद्री क्षेत्र नहीं होता है। ये होता है राजनीतिक सीमा का मतलब। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। वे सभी संसाधन जो एक राष्ट्र या देश के स्वामित्व में होते हैं, वे सब संसाधन जो किसी एक राष्ट्र या देश के स्वामित्व में होते हैं और राष्ट्र के विकास और जन कल्याण के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, वो सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जो भी राष्ट्र या देश के हित में होगा, राष्ट्र या देश के विकास में उसका उपयोग किया जा सकता है, कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो वो सारा का सारा संसाधन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि खनिज हो गया, अगर बाई मान लीजिए भारत के किसी क्षेत्र में अगर खनिज मिलता है, तो वो खनिज पे अधिकार सरकार का होगा, ना कि किसी व्यक्ति का। अगर बाई मान लीजिए आपका जमीन, मान लीजिए आपका कोई भूखंड है, जमीन है, उस जमीन के अंदर आपका पेट्रोलियम आ गया, तो उस पेट्रोलियम पे आपका अधिकार नहीं होगा, बल्कि किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा, राष्ट्र का अधिकार होगा। इसका यह मतलब है कि जितना भी खनिज धरती के नीचे से निकलता है, उस पर सरकार का अधिकार होता है, किसी व्यक्ति का नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है? वन, जंगल हो गया, जंगल पे भी अधिकार या वन पे अधिकार किसका होता है? राष्ट्र का होता है। नदियां हो गया, सड़क हो गया, नहर हो गया, रेलवे लाइन हो गया, सरकारी भवन हो गया, जो भी सरकार का भवन वगैरह होता है, ऑफिस वगैरह होता है,
वो सरकारी भवन हो गया। समुद्री संसाधन हो गया, समुद्री संसाधन का मतलब हो गया तट से 200 किलोमीटर दूर तक का संसाधन समुद्री संसाधन है। तो ये क्षेत्र यानी कि सीधा सा बात है, अगर तट से 200 किलोमीटर के अंदर का जो भी संसाधन होगा और इस भारत के क्षेत्र में जो भी संसाधन होगा वो सबका सब क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। बस उसके अंतर्गत ये राजनीतिक सीमा और राजनीतिक सीमा से रिलेटेड ये 3 टॉपिक याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हमारा लास्ट बचा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तो चलिए उसको समझते हैं। ये हमारे यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो एक हमारा चौथा जो स्वामित्व के आधार पे हम 3 पढ़ चुके हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और एक कौन सा, राष्ट्र संसाधन। एक लास्ट स्वामित्व के आधार पे बचा वो कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, तो सीधा सी बात है, एक ऐसा संसाधन होगा जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा बल्कि सभी देश का अधिकार होगा, तो उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ऐसे संसाधन जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से बाहर, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या, ये हमारा भारत, और भारत से कितना किलोमीटर, 200 NM या तो 370 किलोमीटर तक का जो भी कुछ संसाधन पाया जाएगा वो राष्ट्र का होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। लेकिन इसके बाहर भी तो समुद्री इलाका है, इस 200 किलोमीटर के बाहर भी तो समुद्री इलाका है। उस अगर समुद्री इलाका में कोई संसाधन पाया जाएगा तब वो किसका होगा, तब वो किसी देश का नहीं होगा बल्कि सभी देश का होगा। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह होता है जैसे कि यूएनओ हो गया, वो यूएनए के अंडर में चल जाएगा और वो उसका निर्णय लेगा कि वो किसके अंदर जाएगा, किसको सहायता देना उस संसाधन का इस्तेमाल करके। तो याद रखना है कि अगर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंदर कोई संसाधन है तो वो राष्ट्रीय संसाधन होगा, लेकिन अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से बाहर खुले महासागर में, खुले महासागर में जो भी कुछ संसाधन पाया जाएगा वो सबका सब क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा। ऐसे संसाधन किसी एक देश की सीमा में नहीं होते, किसी एक देश का सीमा में नहीं होता है बल्कि देश की सीमा के बाहर होता है, समझ गया, ऐसा संसाधन। नेक्स्ट होता है ऐसे संसाधन का प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय संगठनों या संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ऐसे संसाधन का जो मैनेजमेंट होता है कि उसको कहाँ रखा जाना है, कितना मात्रा में किस देश को देना है, नहीं देना है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ये सारा का सारा निर्णय कौन लेता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन या तो अंतरराष्ट्रीय संस्था लेता है ना। वो किसी एक देश का संस्था उसका निर्णय नहीं लेगा। जैसे कि खुले महासागरीय संसाधन, खुले महासागर, मान लीजिए खुले महासागर यानी कि 200 किलोमीटर के पार जो खुला महासागर है, उस खुला महासागर में जो भी संसाधन पाया जाएगा, चाहे मछली पाया जाए, चाहे खनिज पाया जाए, पेट्रोलियम पाया जाए, कोयला पाया जाए, कुछ भी पाया जाएगा, वो सब अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष संसाधन, यानी कि मान लीजिए पृथ्वी से बाहर जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में अगर कोई संसाधन मिलेगा तो उस संसाधन में किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा, वो सभी देश का अधिकार होगा। जैसे मंगल ग्रह पे लोहा भरपूर मात्रा में, अगर कहीं हम लोग कभी भविष्य में उस लोहा को प्राप्त करने का कोई साधन विकसित कर लेते, तकनीक विकसित कर लेते हैं, तो क्या कोई एक देश उस पर अधिकार जमाएगा, नहीं जमाएगा। उस ग्रह पे जो भी कुछ पाया जाता है वो सभी देश का अधिकार है। अंतरिक्ष में कुछ भी मिलेगा उस पर अधिकार सभी देश का होगा, इसलिए उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वायुमंडलीय संसाधन, अगर बात मान लीजिए वायुमंडल में कोई संसाधन मिलता है, कुछ भी मिलता है, वो सब का अधिकार किसका होगा, अंतरराष्ट्रीय सभी देशों का होगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा और सभी देशों का अधिकार होगा। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय संसाधन और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बाहर खुले महासागर में, अंतरिक्ष में, वायुमंडल में जो भी संसाधन पाया जाएगा वो सब क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो अगला हमारा देखिए आधार क्या है, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अभी जस्ट हम लोग समझे कौन सा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्र संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वो चारों हम लोग कंप्लीट कर लिए, अच्छे से समझ लिए बेहतरीन तरीके से। आप लोग से उम्मीद है कि आगे इसको समझाने से पहले आप लोग से बस इतना उम्मीद कर रहे हैं कि सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और आगे शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा भी सपोर्ट मिल सके और साथ साथ आपके दोस्तों को भी कुछ बेहतरीन कुछ मिल सके, सीखने को मिल सके। तो हम लोग अब जानते हैं विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, 4। अब कौन कौन सा होता है वो एक बार समझ लेते हैं, फिर एक एक करके चारों को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो पहला देखिए इस 4 में क्या आता है, इस 4 में पहला जो आएगा वो हमारा आ जाएगा भंडार संसाधन। कौन सा आ जाएगा, भंडार संसाधन, एक पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, संभावी संसाधन, दूसरा हमारा संसाधन हो जाता है संभावी। तीसरा जो हमारा संसाधन हो जाएगा वो हो जाएगा संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन। और जो हमारा चौथा संसाधन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। तो ये 4 प्रकार के संसाधन को हम लोग पढ़ेंगे। अब इस आधार पे हम लोग संसाधन को ये चारों भागों में बांटते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को इन चारों भाग के बारे में जो कुछ बताया जाएगा पूरा यूट्यूब पे कहीं पे भी इस प्रकार से डिफाइन नहीं किया गया होगा और ना ही बताया गया होगा। बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा आखिर ये रियल में है क्या, लेकिन पूरा यूट्यूब पे आप देखिएगा इस तरीका से आपको डिफाइन करके एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है वो नहीं समझाया गया होगा। तो हम लोग समझते हैं ये चारों को बेहतरीन तरीके से और कोशिश करते हैं समझने का इसका मतलब क्या होता है। तो अभी तक हम लोग जाने, अब यहाँ पे देखिए आधार क्या है, विकास। अब सीधा सा बात है
कि किसी भी संसाधन का विकास जितना ज्यादा होगा, किसी भी संसाधन का विकास जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उपयोगी होगा, उतना ज्यादा कीमती होगा, उतना ज्यादा मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करेगा। सीधा सा बात है। किसी भी संसाधन का अगर बायस मान लेते हैं विकास, अगर विकास क्या होगा ज्यादा, तो हमारे लिए उपयोगी कम होगा या ज्यादा होगा? वो हमारे लिए उपयोगी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना ज्यादा किसी संसाधन का विकास होगा उतना ज्यादा उपयोगी होगा, और जितना ज्यादा उपयोगी होगा उतना ज्यादा वो क्या होता है? कीमती भी होता है। उतना ज्यादा क्या होता है? वो कीमती भी होता है। तो विकास ज्यादा तो उपयोगी भी ज्यादा और कीमती भी क्या होगा? ज्यादा। और जो मनुष्य का आवश्यकता है, आवश्यकता, वो आवश्यकता को भी क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पूरा करेगा। समझ में आ गया? लेकिन जितना ज्यादा विकास होगा किसी संसाधन का उतना ज्यादा वो उपयोगी होगा। अगर कम विकास हुआ है किसी संसाधन का, कम अगर उसका विकास हुआ है तो उपयोगी कम होगा, अगर ज्यादा विकास हुआ है तो उपयोगी क्या होगा? ज्यादा होगा। है ना? तो इसी आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांट दिया गया है। अगर कम उसका विकास हुआ है, ज्यादा उसका विकास नहीं हो पाया है और मनुष्य के उपयोग लायक वो नहीं बन पाया है, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए? भंडार संसाधन बोल दिए। अगर थोड़ा सा और ज्यादा उसका विकास हो गया तो उसको हम लोग संभावित संसाधन बोल दिए। उसका थोड़ा सा और ज्यादा विकास कर दिया गया, उसको संचित कोश संसाधन बोल दिया गया। और उसका पूर्ण रूप से विकास हो गया, उसको विकसित संसाधन कह दिया गया, वास्तविक संसाधन कह दिया गया। बस उसका विकास कितना हुआ है उस आधार पर उसको 4 भागों में बांट दिया गया। समझ गए ना? और जितना ज्यादा विकास हुआ है उसी आधार पर उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं आखिर विकास कैसे तय होता है। विकास तभी किसी संसाधन का हो पाता है जब उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक, मशीन, टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। अगर बाय मान लीजिए किसी के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो उसका विकास भी ज्यादा हो पाएगा, और अगर कम टेक्नोलॉजी या कम तकनीक उपलब्ध है तो उसका विकास भी क्या हो पाएगा? कम होगा, हो पाएगा। इसलिए हम लोग टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है किसी संसाधन का विकास कितना होगा। तो टेक्नोलॉजी अगर ज्यादा बेहतर रहेगा तो ज्यादा विकास हो पाएगा, टेक्नोलॉजी अगर कम बेहतर रहेगा तो कम विकास हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर करता है। तो अगर टेक्नोलॉजी अगर पर निर्भर कर रहा है तो टेक्नोलॉजी को विकसित करने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो अगर सीधा सा बात है भंडार संसाधन किसको बोलेंगे? तो सीधा सा बात है कि एक ऐसा संसाधन भंडार संसाधन कहलाएगा जिसको प्राप्त करने के लिए, जैसे संसाधन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो उसका विकास नहीं हो पाया है, और अगर उसका विकास नहीं हो पाया तो उसको भंडार संसाधन कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि ऐसा संसाधन हमारे धरती पर है, पृथ्वी पर है, जो कि हमको पता है कि अगर वो हमको मिल जाएगा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी या जो तकनीक है वो नहीं है कि हम उसको प्राप्त कर सके। अब वो क्या चीज है? तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि जल। जल जो होता है वो 2 अणु से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है? हाइड्रोजन, और एक क्या होता है? ऑक्सीजन। तो अगर जल का वो जो 2 अणु होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर उसको दो अलग अलग भागों में बांट दे या दोनों को अलग कर दे तो हमारे पास एक तो यथा मात्रा में ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन मिल जाएगा, और बहुत ज्यादा मात्रा हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, जो कि हमारे श्वास लेने में, हमारे जीवन श्वसन में हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है जीवन यापन के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर जल से ये दोनों चीज को अलग कर दिया जाए तो क्या हमारे पास ऊर्जा का एक बेहतरीन सोर्स या स्रोत नहीं हो जाएगा? लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तकनीक नहीं है कि ये दोनों चीज को अलग कर सके। हमारे पास कोई ऐसा तकनीक नहीं है कि हम जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सके। इस कारण से हम उसको भंडार कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो यथा मात्रा में पृथ्वी पर जल है, लेकिन हमारे पास तकनीक नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सके, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, यानी उपलब्ध तो है, हम लोग जानते हैं जल बहुत मात्रा में पर्यावरण में, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण उसका उपयोग संभव नहीं है। तकनीक ही नहीं है हमारे पास। अगर तकनीक रहता तब तो उसका विकास हो पाता, उसको विकसित कर पाते, तब वो हमारे लिए उपयोगी हो पाता, तब हम उसका इस्तेमाल कर पाते, लेकिन हमारे पास तकनीक ही नहीं, इसलिए उसका विकास नहीं हो पाया है। इस कारण से उसका इस्तेमाल भी हम नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध लेकिन तकनीक के अभाव के कारण उसका उपयोग संभव नहीं है, वैसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं? भंडार संसाधन। आगे बोल रहा है भंडार संसाधन प्रकृति में मौजूद होते हैं और इनकी मात्रा काफी अधिक हो सकती है। भंडार संसाधन जो था प्रकृति में मौजूद है और इसका मात्रा भी बहुत ज्यादा हो सकता है। इसका कोई निश्चित मात्रा नहीं है, या इसका कोई भी पैमाना या मात्रा फिक्स नहीं कर पाया गया है, लेकिन इसका मात्रा अधिक हो सकता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, इनका उपयोग मुख्य रूप से इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास इन्हें निकालने या संसाधित करने के लिए, संसाधित या उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीक या ज्ञान उपलब्ध नहीं। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं है। तो आवश्यक जो तकनीक लगता है वो तकनीक हमारे पास नहीं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो भंडार संसाधन है तो बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन इसका इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम इसको भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे कि जल में हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में, जल में हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में, हाइड्रोजन क्या ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन इसे ऊर्जा के लिए उपयोग करने की प्रभावी तकनीक विकसित नहीं हुई है। तो बस एक एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास इसको लेकर, जो कि हमारे पृथ्वी में है और उसका इस्तेमाल हम कर नहीं पा रहे। तो सीधा सा बात है भंडार संसाधन क्या होता है ये समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। आगे हम लोग अब समझते हैं।
नेक्स्ट हमारा देखिए दूसरा क्या, संभावित संसाधन। अभी हम लोग भंडार संसाधन, तो भंडार संसाधन के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन संभावित संसाधन के लिए क्या है, तकनीक है, लेकिन उचित तकनीक नहीं है। उचित तकनीक का मतलब होता है एक ऐसा तकनीक जो आर्थिक रूप से हमारे लिए सुलभ हो, या जो कम कीमत में संसाधन को प्राप्त करने का क्या दे, अवसर दे, वैसे तकनीक को उचित तकनीक कहते हैं। लेकिन उचित तकनीक नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सस्ता तकनीक नहीं है। अगर उस तकनीक जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके संसाधन को प्राप्त करना चाहे तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, और उसका उतना कीमत भी नहीं होगा उस संसाधन का जितना महंगा हमको निकालने में पड़ जाएगा खर्च। इसलिए उचित तकनीक के अभाव के कारण ऐसे संसाधन को प्राप्त नहीं कर पाते। तो हम लोग समझते हैं इसका मतलब, संभावित संसाधन का मतलब वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में मौजूद होता है, लेकिन उचित तकनीक, कौन सा तकनीक का बात बोले, उचित तकनीक। इससे पहले था तकनीक का अभाव था, लेकिन यहाँ पे उचित तकनीक का अभाव। उचित तकनीक मतलब सस्ता तकनीक, समझ गया ना। तो उचित तकनीक के अभाव के कारण या आर्थिक बाधाओं के कारण वर्तमान में उसका उपयोग संभव नहीं। लेकिन ऐसा संसाधन जो किसी प्रदेश में है लेकिन हमारे पास उचित तकनीक नहीं है, जिससे उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे उसको विकसित नहीं कर पाते हैं, और हमारे पास आर्थिक बाधा है, आर्थिक बाधा हमारे सामने है, इस कारण से उसका इस्तेमाल उपयोग संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि इन संसाधनों की सही मात्रा या गुणवत्ता का वर्तमान में पूरा ज्ञान नहीं है। ये संसाधन कितना मात्रा में है हमारे पृथ्वी पे, कितना ये हमारे उपयोगी लायक हो सकता नहीं हो सकता है, इसका विज्ञान हमारे पास पूरा तरीका से नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि इनके उपयोग के लिए आवश्यक उन्नत तकनीक उपलब्ध नहीं है। उचित तकनीक बोलिए या तो क्या बोलिए, उन्नत तकनीक बोलिए, हमारे पास उन्नत तकनीक या उचित तकनीक नहीं है जिससे इसे संसाधन को उपयोग लायक बनाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे कि एग्जांपल में अगर देखना चाहे, हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जैसे कि हिमालय एक पहाड़ है, मान लीजिए कि धरती सतह है, इस धरती सतह के ऊपर ये पूरा पर्वत का क्या है, श्रृंखला है, और इसके नीचे संसाधन पाया जाता है। अब इस संसाधन को या तो हम लोग ऐसे खोद कर जाके निकाल सकते हैं, या तो ऊपर से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसे खोदना भी चाहे तो हिमालय क्या कम एरिया में फैला हुआ है, वो बहुत बड़े इलाका में, अगर इधर से खोदना भी शुरू करें ना, हमको हजारों किलोमीटर जाना पड़ जाएगा, सैकड़ों किलोमीटर जाना पड़ जाएगा ऐसे खोद कर उस संसाधन तक पहुंचने में। और ये भी हो सकता है कि अगर नीचे से हम लोग खोदना स्टार्ट करें, ऊपर से पहाड़ गिर भी सकता है, तो बहुत खतरा है। और अगर ऊपर से खोदना चाहे तो देख लीजिए इस पहाड़ का ऊंचाई कितना होता है। सबसे पहले इस पहाड़ को काट के हटाना पड़ेगा और फिर जमीन के सतह को खोदना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, और इसके नीचे कितना संसाधन ये हमको नहीं पता है। तो इस कारण से आर्थिक रूप से हमारे सुलभ नहीं है। हम लोग खोद तो लेंगे, इस पहाड़ को काट तो लेंगे, लेकिन अगर वो ज्यादा महंगा पड़ गया और संसाधन कम मात्रा में मिला तो क्या होगा। तो बस इस डर के कारण हम लोग उस तक नहीं पहुंच पा रहे। भविष्य में कोई ऐसा सस्ता तकनीक मिल जाए जिसके वजह से इस संसाधन तक हमारा पहुंच हो पाए, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसको हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, हम उसको उपयोग लायक बना पाएंगे, तब वो विकसित संसाधन कहलाएगा। लेकिन वो अभी फिलहाल संभावित संसाधन, ये संभावना है भविष्य में कि तकनीक वैसा कुछ विकसित होगा, सस्ता वाला तकनीक, और हम इसका उपयोग कर पाएंगे, ये संभावना व्यक्त किया जाता है। इसलिए ऐसे संसाधन क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन। ऐसा बात नहीं इसके लिए तकनीक नहीं है, तकनीक है। इससे पहले वाला में तकनीक नहीं था, इसके लिए तकनीक है। क्योंकि हम लोग खुदाई करके कोयला कैसे निकालते हैं, ड्रिल करके कैसे पेट्रोलियम निकालते हैं, तो इसको भी ड्रिल करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, उचित तकनीक, सस्ता तकनीक नहीं है, महंगा पड़ जाएगा हमारे लिए। यहाँ से जितना संसाधन निकलेगा वो कम मात्रा में बिकेगा, कम दाम में बिकेगा, और खर्चा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उचित तकनीक हमारे पास होना आवश्यक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना। राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा दोनों का संभावना है, लेकिन हमको वहां पे सोलर बैठाना पड़ेगा, हमको वो लगाना पड़ेगा, पंखा लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि वो घूमेगा तो बिजली बनेगा। उसको लगाने के लिए, उसको बैठाने के लिए, उसको निर्मित करने के लिए हम लोग को यथा पैसा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बैठाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, और हो संभावना हो सकता है बाद में कि उससे ऊर्जा हम लोग को निर्मित हो ज्यादा मात्रा में। तो अभी संभावना व्यक्त किया जाता है कि उसका फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास उचित तकनीक, सस्ता तकनीक नहीं है। तो ऊर्जा और पवन ऊर्जा हो गया और जो सौर ऊर्जा हो गया, उसका संभावना राजस्थान और कहाँ पे है, गुजरात में है, जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लायक हो सकता है। आगे अवसादी या तलछटी, अवसादी चट्टान बोली या तो तलछटी चट्टान बोलिए, उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। जो भी अवसादी चट्टान होगा, जो भी तलछटी चट्टान होता है, उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। लेकिन उस पेट्रोलियम को प्राप्त करने के लिए हमारे पास तकनीक है, लेकिन उचित तकनीक नहीं है, सस्ता तकनीक नहीं। अगर उसको प्राप्त करते हैं तो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा और उतना दाम में वो बिकेगा भी नहीं, तो इसलिए ये भी संसाधन उसमें आ जाएगा। लद्दाख में पाया जाता है यूरेनियम। लद्दाख का जो यूरेनियम पाया जाता है वो काफी नीचे पाया जाता है, जमीन के सतह के काफी नीचे पाया जाता है, क्योंकि लद्दाख एक हिमालय पर्वत पे बसा एक क्षेत्र है, और उसके नीचे अगर हम लोग खोद कर यूरेनियम को निकालना चाहे तो वो काफी महंगा पड़ जाएगा, और ये भी हमारे लिए आर्थिक रूप से सुलभ
नहीं है। इस कारण से ये भी किस में आएगा, तो ये भी संभावित संसाधन में आएगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर सस्ता तकनीक विकसित होता है तो जाके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, तब उसका संभावना है कि फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पे बॉक्स में कुछ लिखा गया जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, पूछा सकता है कि गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं। गुजरात जो एक स्टेट है, वहां पे एक भुज नामक स्थान है। भुज कहाँ पे आता है, गुजरात में आता है। उसी भुज में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बड़े स्तर पर सोलर बैठाया जा रहा है, सोलर पैनल बैठाया जा रहा है। ये चीज दिमाग में रखना है, इसके लिए काम हो रहा है, हमारे भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और एग्जाम में पूछा सकता है गुजरात, अब भुज मतलब किस राज्य में है, तो भुज कौन से राज्य में है, गुजरात में, समझ गए ना। ये पूछा सकता है बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो वो तो हो जाएगा ऑप्शन में, तो भुज रहेगा तो गुजरात रहेगा। तो आगे हम लोग अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा देखिए कौन सा है, दो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक पढ़ चुके हैं हम लोग भंडार संसाधन, एक पढ़ चुके हैं कौन सा, संभावित संसाधन। तीसरा हमारा कौन सा, संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष संसाधन तो हम लोग समझते हैं क्या होता है, तभी हम लोग समझे भंडार संसाधन कैसा संसाधन जिसके लिए तकनीक है ही नहीं, और संभावित संसाधन जिसके लिए तकनीक है लेकिन उचित तकनीक नहीं है, सस्ता तकनीक नहीं है, और संचित कोष संसाधन जिसके लिए तकनीक भी है, सस्ता तकनीक भी है, और उसको हम लोग प्राप्त भी कर सकते हैं आराम से, लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसका कोई दूसरा विकल्प, जैसे कि बिजली बनाने के लिए कोयला से निर्मित किया जाता है बिजली। तो कोयला से कैसे निर्मित होता है बिजली, उसके लिए प्लांट वगैरह स्थापित हो चुका है बहुत पहले, और वो अभी तक चल रहा है, समझ गया। इस कारण से हम लोग अभी कुछ ऐसा उपक्रम नहीं लगा रहे हैं जिससे हम लोग पानी से बिजली बना सके या कुछ अन्य चीज से बिजली बना सके, क्योंकि हमारे पास अभी बिजली बनाने का साधन है। अगर वो साधन है, वो अभी चल रहा है, तो हम दूसरा जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा लगता है। इस कारण से वैसे सब संसाधनों को संचित कोष संसाधन में रखते हैं। वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है और जिनके उपयोग के लिए तकनीकी ज्ञान भी है, तकनीक भी हमारे पास, ज्ञान भी है, तकनीकी ज्ञान भी उपलब्ध है, लेकिन विकल्प, क्या बोले, विकल्प ऑप्शन है हमारे पास। विकल्प रहने के कारण उसका प्रयोग सीमित मात्रा में हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है लेकिन सीमित मात्रा में हो रहा है, क्योंकि उसका कोई विकल्प ऑप्शन है। जैसे कि बिजली हम जल से ही बना सकते हैं, कोयला से बना सकते हैं, तो कोयला से हम लोग बिजली बना रहे हैं अभी बहुत ज्यादा मात्रा में। इस कारण से हम लोग जल विद्युत की ओर ज्यादा आगे नहीं बढ़े, जल विद्युत का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जल विद्युत का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है और उसका उत्पादन भी हो रहा है। फ्यूचर में धीरे धीरे क्या होगा कि जल विद्युत यानी कोयला विद्युत से हट कर इंसान किस ओर बढ़ रहा है, जल विद्युत की ओर बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि विद्युत का उत्पादन भी हो पाएगा और कोयला का समाप्ति भी नहीं हो पाएगा, और जल से विद्युत बनाना एक नवीकरणीय स्रोत या नवीकृत स्रोत के अंतर्गत आता है। तो हम लोग समझते हैं विकल्प रहने के कारण बस उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लिए तकनीक भी है हमारे पास, उपलब्ध है, सब कुछ है, इसका ज्ञान सब कुछ है हमारे पास, इसका कितना मात्रा नहीं है सब कुछ निर्धारित है। इसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा, इसलिए भविष्य की पूंजी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य की पूंजी, क्योंकि इसका भविष्य में इस्तेमाल होगा, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल बाद इसका इस्तेमाल होगा, ये इसलिए इसको भविष्य का पूंजी कहते हैं। ये भविष्य का हमारा पूंजी है, कैपिटल, समझ गए ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन से संसाधन को भविष्य का पूंजी माना जाता है, तो भविष्य का पूंजी किसको कहा जाता है, संचित कोष संसाधन को, क्योंकि इसका इस्तेमाल भविष्य में होगा, एक कैपिटल की तरह है। इसको अभी हम लोग जमा करके रखें, बाद में इसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो भविष्य का पूंजी है। ऐसे संसाधनों का गुण और मात्रा का निर्धारण हो चुका है, इसका गुण भी निर्धारित हो चुका है, इसका क्या गुण है, नहीं है, कितना लाभदायक हमारे लिए हो सकता है, और कितना मात्रा में नहीं है, ये मात्रा निर्धारित हो चुका है, इसका गुण भी निर्धारित हो चुका है और इसका मात्रा भी निर्धारित हो चुका है। आगे इसका एग्जाम्पल में हम लोग 2 एग्जाम्पल यहाँ पुट किए हैं। पहला नदी जल, बांधों में संचित जल, हम लोग क्या किए हैं, नदी में बांध बना दिए, और बांध बनाने के बाद क्या किए, सारा पानी को जमा कर दिए, रोक दिए। अब रोकने के बाद क्या किए, उस नदी के जल जो रुक गया है उसको जब हम लोग आगे क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो उससे टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा क्या होगा, जल विद्युत बन सकता है। लेकिन इसको हम लोग जमा करके रखे हैं और बहुत कम मात्रा में यहाँ से विद्युत बन रहा है, इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदी जल को हम लोग क्या बोलते हैं, संचित कोष संसाधन। बांधों में संचित जल जिसका उपयोग भविष्य में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। कौन सी जल का, नदी जल का, जो कि बांध में क्या है, संचित है या जमा है, उसका उपयोग भविष्य में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। दूसरा हम एग्जाम्पल है वन संपदा, देखिए हमारे पास जो भी जंगल है, संसाधन है, वन संसाधन है, उसको हम लोग बचा के रखें ताकि वो भविष्य में आने वाले पीढ़ी को भी लाभ पहुंचा सके, यानी उसको हम इसलिए बचाए हैं ताकि भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए वो लाभदायक हो सके। तो वन संपदा भी क्या हो जाएगा, हमारा संचित कोष संसाधन हो जाएगा। वनों को भविष्य में लकड़ी और अन्य उत्पादों के लिए सुरक्षित रखा गया है, और बोला क्या गया है, वनों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के कारण उन्हें संचित कोष माना जाता है। एक लास्ट बचा हुआ, उसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए अंतिम क्या है, विकसित या वास्तविक संसाधन। अब ये एक ऐसा संसाधन होगा जिसके लिए तकनीक हमारे पास है और इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है। सबसे कम विकास किसका हुआ है,
भंडार संसाधन का, फिर उसके बाद किसका ज्यादा विकास हुआ है, संभावित संसाधन का, उसके बाद संचित कोष संसाधन का, और सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ, विकसित संसाधन, यानी कि वे सारा संसाधन जिसका प्रयोग भरपूर मात्रा में अभी वर्तमान समय में हो रहा है, जितना आवश्यकता है लोगों को उतना इस्तेमाल हो रहा है, भरपूर मात्रा में उसका इस्तेमाल हो रहा है, व्यापक मात्रा में उसका इस्तेमाल हो रहा है, वैसे सब संसाधन को विकसित संसाधन है। जैसे कोयला, कोयला को प्राप्त करने का तकनीक हमारे पास है, कोयला को भरपूर मात्रा में प्राप्त भी कर पाते हैं, कोयला कितना मात्रा में है धरती पे वो हमको पता भी है, और उसका इस्तेमाल भी भरपूर मात्रा में हो रहा है। वे सभी संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन कहेंगे, वास्तविक संसाधन बोलेंगे। वैसा प्राकृतिक संसाधन जो पर्यावरण में मौजूद है और जिनके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, तकनीक भी उपलब्ध है, ज्ञान भी उपलब्ध है, और उसका व्यापक मात्रा या जरूरत के अनुसार उपयोग भी हो रहा है, व्यापक मात्रा में उसका उपयोग हो रहा है, या तो जितना जरूरत है उस जरूरत के अनुसार उसका उपयोग भी हो रहा है, तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन बोलेंगे। ऐसे संसाधनों के सर्वेक्षण के बाद गुण और मात्रा का निर्धारण, ऐसे संसाधनों का क्या हो चुका है, सर्वेक्षण, यानी सर्वेक्षण हो चुका है, इसका हम जाना गया, जांच पड़ताल हो चुका है, और वो उसका क्या क्या गुण है, उसका कितना मात्रा है वो हम लोग जान चुके हैं, उसका निर्धारण हो चुका है, ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहेंगे। इसके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीक उपलब्ध है, प्रभावी तकनीक यानी कि जो तकनीक हमारे पास रहना चाहिए, उचित तकनीक, सस्ता तकनीक, जो भी तकनीक रहना चाहिए वो सब कुछ है इसके लिए उपलब्ध है, और आर्थिक रूप से व्यवहार भी है, यानी कि आर्थिक रूप से ये हमारे लिए क्या है, सुलभ भी है, आर्थिक रूप से हमारे लिए फायदेमंद भी है, आर्थिक रूप से हमारे लिए सही भी है। आगे बोल रहा है कि इन संसाधनों का वर्तमान में पूरी तरह से मानवीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा रहा है, ऐसे संसाधन का उपयोग मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से किया जा रहा है इसका उपयोग। और आगे बोला जा रहा है कि और ये अर्थव्यवस्था में योगदान भी करता है, अर्थव्यवस्था के विकास में, किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसके विकास में ऐसे संसाधन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि जल हो गया, जल का उपयोग मनुष्य कर रहा है, जल कितना मात्रा में ये भी जानते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना पृथ्वी पे जल मान लीजिए कि 97.3% जल खारा जल है, इतना प्रतिशत ये हम कैसे बता पाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो कितना मात्रा में है। आगे हम ये भी बोल सकते हैं कोयला कितना मात्रा में, और कोयला का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में हो भी रहा है, बिजली बन रहा है और बहुत कुछ मशीन वगैरह चलता है। वन कितना मात्रा में, इस वन के बारे में भी हम लोग जान रहे हैं, और वन को भी हम लोग किसमें रखेंगे, विकसित संसाधन में रखेंगे। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कितना मात्रा में नहीं है ये सब भी हम लोग जान सकते हैं, और अच्छे से उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, उसको प्राप्त भी कर पाते हैं, तब तो हमारा गाड़ी चल पाता है, कार चल पाता है, मोटरसाइकिल चल पाता है। कैसे, क्योंकि इस्तेमाल भरपूर मात्रा में हो रहा है। बाकी नेक्स्ट क्या, खनिज हो गया, खनिज विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हीरा हो गया, सोना हो गया, बॉक्साइड वगैरह हो गया, जितना भी खनिज धरती के अंदर से निकलता है वो सब के बारे में हम लोग जान रहे हैं, उसको प्राप्त भी कर पा रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी भरपूर मात्रा में हो रहा है, व्यापक मात्रा में हो रहा है। तो उस खनिज को भी हम किसमें रखेंगे, इस विकसित संसाधन में, क्योंकि उसको प्राप्त करने का तकनीक हमारे पास उपलब्ध है, वो भी सस्ता तकनीक है। वायु परिवहन हो गया, वायु परिवहन आज से पहले एक संभावित संसाधन के अंतर्गत आता होगा, समझ गया ना, जिसका विकास नहीं हुआ था 1920 से पहले, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास होते गया, और आज वायु परिवहन बताइए कितना ज्यादा सुलभ और सुगम हो गया है, आज इस्तेमाल करता है लोग उसका, एक जगह दूसरी जगह जा पाता है। तो वायु परिवहन आज क्या होगा, विकसित संसाधन होगा, लेकिन जब तक इसका विकास नहीं हुआ था तब तक ये भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन में आता होगा, लेकिन अभी इसका विकास हो चुका है, इसलिए वायु परिवहन को हम लोग क्या बोलेंगे, विकसित संसाधन। इस प्रकार हमारा सेशन, ये जो संसाधन का प्रकार का टॉपिक था वो हमारा क्या हो गया, पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। अब संसाधन के प्रकार को पढ़ चुके हैं, 2 आधार पढ़े थे इससे पहले वाला वीडियो में, 2 आधार हम इस वीडियो में पढ़ लिए, और बेहतरीन तरीके से आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको शेयर करने का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे यूट्यूब खोलिएगा वैसे आपको सामने में दिखेगा हमारा वीडियो, और हमारा सपोर्ट करिए ताकि हम लोग और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ले पाए। जय हिंद।